हेलो एंड वेलकम टू दी नॉलेज स्ट्रीट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो G20 की मीटिंग हुई है उसकी कुछ हाइलाइट्स है, उसके कुछ अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली G20 के अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें कि आपको दिल्ली डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। तो दिल्ली डिक्लेरेशन को इशू किया गया। उसके बाद जो पिछली बार G20 का समिट हुआ था इंडोनेशिया के बाली में, उसमें जो रशिया को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था। रशिया के ऊपर बहुत ही गलत गलत इल्जाम लगाए गए थे, और मतलब पूरा जो समिट था वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के ही सेंट्रिक घूम रहा था। बट ये जो इंडिया के अंदर इस बार जो G20 का समिट हो रहा है, इसके अंदर इंडिया ने रशिया यूक्रेन के इशू के बारे में बात तो किया है। बट इंडिया ने कोट किया है कि टुडे एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। मतलब आज का जो ये दिन है, मतलब अभी का जो टाइम है, वो वॉर के लिए सुटेबल नहीं है। हमें साथ में मिल करके काम करना चाहिए, और एक दूसरे का ग्रोथ में उसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया ने बोला है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ था, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी का इशू हम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली जो रशिया और यूक्रेन है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स के मामले में। तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, इसके वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। हर जगह हर चीज का दाम बढ़ रहा है। कहीं भी आपको कोई भी चीज स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। तो इस समिट के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हुए रशिया और यूक्रेन के इशू के ऊपर बात किया गया है। ना कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। बट इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार है उसको खत्म होना चाहिए। एंड क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे जो पूरे वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ही अफेक्ट होता है। दूसरा चीज के अंदर बात किया गया है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट, मतलब इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए और जो फाइनेंस है उसको हैंडल करने के लिए एक वैसा बॉडी हमारे पास होना चाहिए, जो कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे सके। टेरर फाइनेंसिंग जो यहाँ पे हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। वैसे तो आ, हमारे पास दो बॉडी है। एक तो है FATF, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड, सॉरी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हमारे पास ये बॉडी है। और दूसरी बॉडी है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क। ये दोनों बॉडी है, इस चीज के ऊपर काम तो कर रही है, बट इसका कोई मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रीज को दो लिस्ट में डिवाइड करता है। पहला ग्रे लिस्ट एंड दूसरा ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर तो पहले जो भी कंट्रीज ऐसे मामले को लेकर के आता है उसको पहले ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जाता है। अगर वो एक बार में नहीं सुनता है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर करंटली तीन कंट्रीज हैं: ईरान, नॉर्थ कोरिया, और म्यांमार। तीन कंट्री अभी फिलहाल इसके अंदर हैं। बट यहाँ पे जो
बात किया गया है इस समिट के अंदर, वहां पे फोकस किया गया है कि ये जो FATF है इसको, और प्लस ग्लोबल नेटवर्क को मिला करके ग्लोबल नेटवर्क को मिला करके एक ऐसा बॉडी बनाया जाए जो कि इफेक्टिव वे में काम करे, और साथ ही साथ ये टेरर फाइनेंसिंग जो है उसके ऊपर भी ध्यान दे सके। मेन इसका फोकस इसी के ऊपर था। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया गया है कि जो ये नेट जीरो एमिशन है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक इसको अचीव करना। तो इसको अचीव करने में आ, पूरे वर्ल्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो नेट जीरो जीरो एमिशन का जो टारगेट है इसको सेट करे और उसको अचीव करे। एंड इसके लिए इस समिट के अंदर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हम लोग ऑलरेडी फ्यूल के अंदर इथेनॉल को मिला रहे हैं, फ्यूल के अंदर हम लोग इथेनॉल को मिला रहे हैं 10% से 20% के आसपास, जिससे क्या हो रहा है कि पहला तो जो कार्बन एमिशन है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा चीज क्या है, जो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। तो इसी चीज को सेंट्रिक रखते हुए पूरे ग्लोबली इस बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि सभी कंट्रीज को इसके ऊपर काम करना चाहिए, और 20% जो इथेनॉल है उसको बाइंड करना चाहिए पेट्रोल के साथ, और इसके ऊपर इसी के ऊपर बोला गया मेनली काम करने के लिए। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये 2020 को आया गया था। इसके अंदर बात किया गया था कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग मिल करके इस क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए $100 बिलियन का फंड प्रोवाइड करेगी। ये जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जो अमाउंट का फंड है वो यही है, जिसको हम ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से जानते हैं। बट हुआ क्या कि ये उतना इफेक्टिव वे में काम नहीं किया, जिसके वजह से अभी इस G20 के समिट में आप देख रहे हैं कि G20 लीडर्स डिक्लेरेशन नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंस टू अरेस्ट द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पहला तो इसके ऊपर तो अच्छे से काम करें, और दूसरा और भी ज्यादा जो है फाइनेंशियल और भी ज्यादा फाइनेंस को इसके अंदर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद इसके अंदर जो है अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में ऐड किया गया है, जिसके बाद से ये जो G20 है ये G21 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये जो अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के बाद पहले इसके अंदर जो G20 था उसके अंदर 19 मेंबर थे, 19 कंट्रीज। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के 27 कंट्रीज आते थे, और साथ ही साथ जो अभी सॉरी ये यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज आते थे। अभी जो अफ्रीका को इसके अंदर ऐड किया गया अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज हैं। वो अभी टोटल मिलाकर के इसके कितने मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने से क्या हुआ, इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने से जो ग्लोबल साउथ का जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग, अंडर डेवलप, या फिर लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको एक टेबल मिलेगा जिसके बेसिस पे कि वो मतलब पूरे ग्लोबल बेस पे अपनी बातों को
रख सके। और साथ ही साथ जो डेब्ट सर्विसेज सस्पेंशन इनिशिएटिव लाया गया है, ये इनडायरेक्टली फोकस करता है चाइना के ऊपर, क्योंकि वैसे देश जो कि कहीं ना कहीं आज बहुत ही पीछे हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्री से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद वो उसको चुका नहीं पाते हैं। जैसा कि अ, पाकिस्तान हो गया, चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया है, श्रीलंका को लोन दिया है, वो चुकाने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। उनका कहीं न कहीं जो अस्तित्व है वो धीरे-धीरे घट रहा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए G20 मीटिंग के ऊपर इस बात को रखा गया कि जो भी कंट्रीज़ हैं, अगर वो लोन पे करने के लिए एबल नहीं है, तो हम लोग सभी लोग मिल करके साथ मिल करके उसके लोन को पे करने में उसकी हेल्प करें। उसके बाद जो हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है और बोला गया है कि सबके लिए हेल्थ का एक्सेस और हेल्थ सबके लिए अफोर्डेबल हो, और साथ ही साथ जो हेल्थ प्रोवाइड किया जा सके उसके अंदर क्वालिटी हो, मतलब बढ़िया हेल्थ सभी के पास पहुंचना चाहिए। ये इसका बेसिक मोटो रहा। और उसके बाद एजुकेशन के ऊपर भी बात किया गया, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी इंडिया के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पे लाया गया है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली वो स्किल के ऊपर फोकस किया गया है। जो बच्चों का स्किल है उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया गया है। तो इंडिया का बोलना है कि इस चीज को जो है वो ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, पूरे ग्लोबल लेवल पे स्किल को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि बाद में जाकर के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क को लाने का बात किया गया है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये जो G20 है ये क्या है और इसको क्यों बनाया गया था, इसका क्यों स्टार्ट हुआ। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ 1999 की बात है, तो 1997 की बात है। आ, उस टाइम क्या हुआ था, मतलब इससे कुछ टाइम पहले जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था उसने क्या किया था, उसने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उसके लिए इंटरेस्ट को कम कर दिया था। अब अगर इन्वेस्टर्स को अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो वो किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो उन इन्वेस्टर्स ने एक नया मार्केट को ढूंढना स्टार्ट किया और नए मार्केट के रूप में उनको थाईलैंड मिला। और थाईलैंड क्यों, थाईलैंड ने क्या किया था, इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट रेट को बहुत ही बढ़ा दिया था, ताकि अलग अलग जगह से फॉरेन इन्वेस्टर्स थाईलैंड आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक टाइम तक तो थाईलैंड का इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो है थाईलैंड का जो करेंसी था उसमें 60% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। और इसका जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसका इम्पैक्ट उसके थाईलैंड की नेबरिंग कंट्री के ऊपर भी पड़ता है। म्यांमार इस चीज को फेस करता है, इंडोनेशिया फेस करता है, फिलीपींस फेस करता है, हांगकांग फेस करता है और साउथ कोरिया भी इसको फेस करता है। तो ये जो पूरा आपका फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर देखने को मिला। इसीलिए इस क्राइसिस का नाम है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमीज थे, जो ग्रोइंग कंट्रीज उस टाइम थे, अ, उन्होंने फैसला किया
कि एक ऐसा फोरम को बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के डिस्कस कर सकें और इसके ऊपर बात कर सकें। तो फाइनली 1999 के अंदर ये G20 को बनाया गया और इसके साथ 2008 से इसका एनुअल समिट स्टार्ट हो गया। मतलब इसके जो लीडर्स है वो एनुअली बेसिस पे यहाँ पे मतलब आपस में मीटिंग करने लगे। तो G20 के अंदर जो है आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और यूरोपियन यूनियन इसके अंदर आते हैं। और अभी जो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया, तो एक अफ्रीकन यूनियन भी इसके अंदर आ गया। अब टोटल ये G21 हो गया। इसका खास बात ये है कि ये पूरे ग्लोबल का तो मतलब पूरे वर्ल्ड का 85% का जीडीपी ये 20 जो कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, ये मिलकर आपस में शेयर करते हैं। अब जो अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद ये जो डाटा है इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पॉपुलेशन के मामले में फिलहाल जो है वो 66% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन कंट्रीज के पास है। ऑब्वियसली सी बात है कि अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद इसका पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अफ्रीकन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वेलकम किया है और इसके साथ उनको परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पे G20 के अंदर दिया गया है। आप इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वो जी G20 के पार्ट हैं और G21 बनने के बाद यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेंगे। टोटल 55 कंट्रीज जो कि इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी 19 प्लस 27 उसके बाद 55 इतने टोटल मेंबर इसके अंदर अब आने वाले हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एंड इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।